मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी क्लास रिवीजन क्लास चल रही थी जिसमें गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की जा रही थी, जो दोस्तों बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, इस आज की क्लास में हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है धम आईएएस। अगर दोस्तों इस तरीके से ना मिला हो तो इस तरीके से खोज लें मैथमेटिक्स बाय मानवेंद्र सिंह। चलिए दोस्तों, हम आज का पहला सवाल देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। ये हमारी ऊंचाई और दूरी नामक चैप्टर से लिया गया सवाल है। ठीक दोस्तों, इस सवाल में कहा गया है कि भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। ठीक, तो उस बिंदु P से भवन के शिखर पर जो ध्वज लहराया गया है, उस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई और P से भवन की दूरी ज्ञात करना है। सवाल कह रहा है भूमि पर एक बिंदु है जिस बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 30 है। अब उस भवन के शिखर पर एक झंडा यानी जो ध्वज होता है वो लहराया गया, तो जो ध्वज है उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना? 45 है। तो हमें ध्वज की लंबाई ज्ञात करनी है और उस बिंदु से उस भवन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर दोस्तों हम इसका चित्र बना लेते हो आप ना, तो आपका 90% जो सवाल है वो चित्र बनाने से ही हल हो जाता है। बाद बाकी जो बचा 10% वो आप तभी हल कर पाओगे जब आपकी कैलकुलेशन सही होगी। ठीक है, तो हम दोस्तों इसका सही तरीके से हम बनाते पहले चित्र। तो चित्र कैसे बनाएंगे? देखो दोस्तों, वो कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु, तो हम मान लेंगे ये दोस्तों कोई हो गई एक भूमि। ठीक, ये हो गई एक भूमि। भूमि पे मान लिया हमने ये बिंदु क्या हो गया? P हो गया। अब क्या है, इस भूमि पर ये हो गई ये हो गया कोई भवन। ये हो गया कोई भवन हो गया। ये भवन का हो गया शीर्ष। क्या हो गया दोस्तों? शीर्ष। इस बिंदु से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये हमने देखो ऐसे करके मिला दिया, ये हो जाएगा, बिल्कुल सीधा नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, ये मिला दिया, तो ये जो कोण हो जाएगा ये हो जाएगा 30 डिग्री का। अब दोस्तों इस जो भवन का शिखर है इस पे क्या है? एक ध्वज ऐसे लहरा रहा है। ठीक, अब अगर इस बिंदु से इस ध्वज के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 45 है। देखो दोस्तों, ये हो गया ऐसे करके, ये 45, ये वाला कोण कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक, भवन की यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी है भवन की? 10 मीटर है। ठीक, ये हमें ध्वज की लंबाई हमें ज्ञात करनी है जिसको हम मान लेते हैं h मीटर। ठीक, ये देखो दूरी कितनी हो गई? क्या हो गई? ये हो गया बिंदु, ये हो गया भवन, ये भवन के बीच की दूरी हो गई जिसे हम मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, नाम रखो P Q R और S। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या होता है? भूमि के बिंदु P से भवन के शिखर तथा ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण 30 और 45 है। ठीक, कितने हैं? 30 और 45 है। ठीक है, अब हम लिखेंगे माना ध्वज की लंबाई, ध्वज की लंबाई
h मीटर है तथा बिंदु P से भवन की दूरी x मीटर है। क्या है? x मीटर। यानी बिंदु P से भवन के बीच की दूरी को हमने मान लिया x मीटर और ध्वज की लंबाई मान ली हमने s मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में हम देखेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस वाली भुजा में और इस वाली भुजा में संबंध बताएंगे। क्यों? हमें इस वाली भुजा से मतलब है, इससे मतलब है। तो इसमें क्या है, ये लंब हो गई, ये आधार हो गई। जब लंब और आधार हो गई तो हमें क्या है, इसका कौन सा सूत्र लगाना, tan या cot। यानी लंब और आधार किस में आता है, या तो tan में आता है या cot में आता है। तो हम इसमें लगा देंगे tan लगा देंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर क्यू आर बटे पी क्यू। ठीक, थीटा आपका कितना है, 30 है, तो हम लिख देंगे tan 30 बराबर क्यू आर कितना है, 10 है, पी क्यू कितना है, x है। tan 30 का मान होता है दोस्तों 1/√3 बराबर 10 बटे x हो गया। ठीक है, कैची गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 10√3 मीटर। ठीक, तो यहां से लिख देंगे अतः बिंदु P से भवन की दूरी बराबर 10√3 मीटर हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ध्वज की ऊंचाई निकालनी है। अब ध्वज की ऊंचाई किस में आ रहा है, ध्वज किस में आ रहा है, ध्वज आ रहा है आपका पी क्यू एस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो हम अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्यू एस बटा पी एस, पी क्यू हो गया। अब जो त्रिभुज पी क्यू एस है, पी क्यू एस में जो थीटा है वो कितना है आपका, 45 है। तो यहां से हो जाएगा tan 45 बराबर 10 प्लस एच बटे एक्स हो जाएगा। tan 45 का मान 1 हो गया, 10 प्लस एच हो गया, एक्स का मान 10√3 जो हमने अभी हाल निकाला है। ठीक है, अब इसमें कैची गुणा कर दो तो हो जाएगा 10 प्लस एच बराबर 10√3 हो जाएगा। तो एच बराबर हो जाएगा 10√3 माइनस के 10 हो जाएगा। अब देखो यहां से दोस्तों हम 10 कॉमन ले लेंगे तो यहां से हो जाएगा एच बराबर 10 इंटू √3 माइनस 1। तो यानी ये क्या हो गया, एच बराबर क्या हो गया, एच हमने क्या माना था, माना ध्वज की लंबाई एच है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एच आया है वो किसकी, ध्वज की लंबाई है। तो हम लिख देंगे अतः ध्वज की लंबाई बराबर 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये था दोस्तों आपका ऊंचाई और दूरी का प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है धम IAS। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये दोस्तों सवाल समांतर श्रेणी से लिया गया है। कहां से लिया गया, समांतर श्रेणी से। इस सवाल में दोस्तों कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 16वां पद 8वें पद के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि समांतर श्रेणी का 12वां पद 47 है तब इसका 9वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, ये कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, जो 16वां पद है वो 8वें पद के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि समांतर श्रेणी का 12वां पद 47 है तो 9वां पद ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों सवाल करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि पहले आप सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर उसे अच्छी तरीके से समझें। जब तक आप सवाल को समझ नहीं पाएंगे कि सवाल कह क्या रहा है तो आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो हम इसे हल करते हैं। तो देखो हमें दोस्तों क्या दिया है, क्या दिया है, दिया है इतना लिखेंगे, दिया है कि 12वां पद बराबर कितना है, 47 है। तो दोस्तों जो समांतर श्रेणी का जो n वां पद होता है उसका फार्मूला होता है, क्या होता है, n वां पद होता है, n वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस n वां पद के अनुसार हम ये 12वां पद खोलेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 12वां पद यानी a12 हो जाएगा, a12 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस यहाँ पे 12 रखेंगे, 12 में से एक गया कितना हो गया, 11d। ठीक, और 12वां पद है कितना आपका, 47 है, तो ये हो जाएगा 47 बराबर a प्लस 11d। इसी समीकरण हम 1 डाल दें। ठीक, अब प्रश्न अनुसार देखो प्रश्न क्या कह रहा है, फिर हम प्रश्न के अनुसार चलें। प्रश्न अनुसार, ठीक, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जो आपका 16वां पद है, 16वां पद है वो 8वें पद के 2 गुने के 8वें पद के 2 गुने से 1 अधिक है। क्या है, 1 अधिक है। तो इसका मतलब हो गया 16वां पद का मतलब क्या हो गया, 16वां पद का मतलब हो गया a16 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा a8, क्या हो जाएगा, 2 गुणा a8 हो जाएगा। ठीक, a8 यानी 8वां पद हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। वो कह रहा है कि 16वां पद 8वें पद का 2 गुना, 8वें पद का हमने 2 गुना कर दिया, उससे 1 अधिक है, उसका हमने 1 अधिक कर दिया। अब देखो दोस्तों हम a16 को और a8 को हम दोनों को इस फार्मूले के अनुसार हम खोलेंगे। ठीक, खोल दो इसे, तो a16 हो जाएगा आपका a प्लस 15d बराबर 2 इंटू a प्लस 7d प्लस 1। देखो दोस्तों इसके अनुसार ये तो खुलेगा, ये हो जाएगा a प्लस 15d हो जाएगा, और a 8वां पद यानी 8वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 7d बराबर प्लस 1 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 2a प्लस 14d प्लस 1। ठीक, अब दोस्तों हम क्या काम करेंगे, इनको हम ले आएंगे, इधर ले आएंगे। ठीक, तो इनको इधर ले आओ, तो ये आएगा a प्लस 15d माइनस के 2a माइनस के 14d बराबर 1। ठीक है, यहां से ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 दो है, तो ये हो जाएगा माइनस के 1, ये हो जाएगा d बराबर 1। ठीक, 15d में से माइनस 14d कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोस्तों क्या काम करेंगे, इसे हम डाल देंगे समीकरण 2 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, समीकरण 2 डाल देंगे। अब हम यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर क्या हो जाएगा, हल करने पर ये देखो तो रैखिक समीकरण आ गए दोनों। ठीक है, तो रैखिक समीकरण हम किसके द्वारा करते हैं, एक तो बज्रमोह विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि से और एक विलोपन विधि। तो यहाँ पे हम दोस्तों विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 11d बराबर 47 माइनस a प्लस d बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, माइनस 1 प्लस का 1 और माइनस के 1 कट जाएंगे, 11d और d कितने हो जाएंगे, 12d बराबर कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। d बराबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्यों 12 चौक 48, तो d का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसी हम d का मान किसी में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, किसी में रख दो। तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक दोस्तों, समीकरण 2 में रखो जाके, तो हम जब 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस क्या हो जाएगा, 4 बराबर 1। ठीक, यही तो हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बराबर 1 माइनस के 4। ठीक, ये हो गया माइनस a बराबर, ये हो गया माइनस 3 कट गया, तो a बराबर हो गया 3। ये आ गया आपका
ए बराबर 3 यानी प्रथम पद आ गया। अब हमें दोस्तों क्या कह रहा है, तब इसका यनवा पद ज्ञात करो। अब हमें क्या करना है, इसका यनवा पद ज्ञात करना है। यनवा पद का मतलब यानी ए एन ज्ञात करना है, ए एन हमें ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 3 है, एन हमें पता नहीं, और डी कितना है 4 है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 एन माइनस 4। ठीक है दोस्तों, अब यहां से कितना हो जाएगा, ये 3 है, ये माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा 4 एन माइनस 1। तो ये हो गया ए एन बराबर 4 एन माइनस 1। ये हो गया दोस्तों आपका यनवा पद। यनवा पद बराबर ए एन बराबर 4 एन माइनस 1। ये था दोस्तों आपका समांतर श्रेणी का प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये दोस्तों सवाल ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया। कहां से लिया गया, ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया। दोस्तों इस सवाल में कह रहा है साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। यानी दोस्तों कहा हमें इसे हल करना है और इसे हल करके ये लाना है, तो हमें ये सिद्ध करना है। ठीक, तो हम इस वाली साइड को कहते हैं एलएचएस और इस वाली साइड को कहते हैं आरएचएस। तो हम दोस्तों जब सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन हम क्या लेंगे, एल एच एस लेने पर, ये हम इतना लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन थीटा प्लस इंटू 1 प्लस टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब हम देखो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन थीटा को 1 कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा को 1 सेक थीटा में, और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, और कॉस थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों हमें साइन और कॉस को चेंज करने से कुछ मिलने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, टेन थीटा और कॉस थीटा को चेंज करेंगे। कैसे, यानी जो होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। और ऐसे ही कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी हम साइन थीटा टेन थीटा को कॉस थीटा में इसमें तोड़ देंगे। तो लिखो दोस्तों साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब हम इसको अंदर हल करेंगे एलसीएम लेके, इसको भी अंदर करेंगे एलसीएम लेके। तो ये अंदर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हमने एलसीएम दिया, एलसीएम लेके कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे हम इसका जो एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, ये आ गया साइन थीटा, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा होगा। ऐसे हमें दोस्तों नहीं करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम इसे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हम ये कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर दोस्तों जब यहाँ से हमने ये ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा। ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही हमने ये ले लिया कॉमन, तो कौन बचा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बचा। ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा बचा। ठीक दोस्तों, यहां से फिर देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो इसे हम दोस्तों एलसीएम लेके हल करेंगे, तो एलसीएम लेके हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक, इसका cos थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम आ गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, साइन की और साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, cos थीटा से हो जाएगी। तो ये हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पे देखो दोस्तों क्या आ गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये दोस्तों आपने फार्मूले में देखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यानी हम इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक, तो दोस्तों रखो इसकी जगह पे 1, तो ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 आ जाएगा, तो 1 यानी 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। अब दोस्तों इसकी क्या आ जाएगा, इन दोनों को अलग अलग हम तोड़ देंगे। यानी अभी देखो ये क्या है, ये इस पूरे की अंदर गुणा हो रही है, तो अंदर गुणा कर दो, तो अंदर गुणा होने का मतलब साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ये हो गया दोस्तों 1 कॉस थीटा हो गया। ठीक, ये हो जाएगा 1 साइन थीटा हो जाएगा। 1 कॉस थीटा होता है सेक थीटा, 1 साइन थीटा होता है क्या होता है दोस्तों, कॉसिक थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉसिक थीटा प्लस सेक थीटा। ये क्या आ गया आपका बराबर RHS हो गया दोस्तों। यानी हमने ये लिया था, ये हल हो गया, तो ये हो गया आपका RHS हो गया। तो इसका मतलब हो जाएगा अतः LHS बराबर RHS प्रूव हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देखते हैं, ये किससे लिया गया है, द्विघात समीकरण से लिया गया है दोस्तों। इसमें इस सवाल में क्या आ गया है कि 6 इंटू 2x प्लस 5 बटे x1 प्लस x प्लस 1 माइनस 4 इंटू x प्लस 1 अपान 2x प्लस 5 माइनस 5 बराबर 0। ये सवाल है द्विघात समीकरण। दोस्तों आपने इस तरीके की अभी तक द्विघात समीकरण नहीं देखी होगी। आपने द्विघात समीकरण देखी होगी किस तरीके से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी द्विघात समीकरण वह होती है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, तो उस समीकरण हम कहते हैं द्विघात समीकरण। पर यहाँ पे दोस्तों चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गई, एक रैखिक समीकरण हो गई। पर ऐसा दोस्तों नहीं है, क्यों, अगर हम नीचे और नीचे को एलसीएम लेके हल करें तो ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके जब हल करेंगे तो इसमें भी चर की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम दोस्तों इसे हम हल करके थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसे घात 2 में लाएंगे, तभी हम जिसे द्विघात समीकरण मानेंगे और तभी इसे हम हल करेंगे। तो देखो हम दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्यूशन में देखिए 2x प्लस 5 बटे x प्लस 1 बराबर 22 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 22 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या लिया, 2x प्लस 5 बटे x प्लस 1 बराबर क्या ले लिया, 22 ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो ये है वो इसका उल्टा है। देखो यहाँ पे x प्लस 1 नीचे, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे 2x प्लस 5 ऊपर है, यहाँ पे नीचे है। तो जब यह इसका उल्टा है तो ये क्या आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 5 बराबर 1/22 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा इतना। तो चलो दोस्तों आगे करते हैं। तो हम इसे मान लेते हैं, यहां पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6y माइनस 4 इंटू 1/22 माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एलसीएम लेंगे, बाई को जब एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये जाएगा एलसीएम बाई हो जाएगा, ये 6y स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे, ये 5y बराबर 0 हो जाएगा। एलसीएम लेके हम हल करेंगे तो आपकी समीकरण ऐसी बन जाएगी। ये जो y है इधर ये मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगी जाके, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 6y स्क्वायर माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0। ये दोस्तों आ गई आपकी द्विघात समीकरण, किसमें, बाई में, जिसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। इसको हल करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप सीधी धराचार्य सूत्र से निकाल दो,
या फिर गुणनखंड विधि से निकाल लो। अगर दोस्तों गुणनखंड विधि से करेंगे तो इसमें हम गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो बाई स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 है, और जो आपका अचर पद है कितना है 4 है। अचर पद और बाई स्क्वायर के गुणांक की गुणा करते हैं, यानी 6 गुणा 4 कितना आ गया दोस्तों 24 आ गया। कितना आ गया 24। 6 गुणा 24 4 24 हो गया। 24 के हम ऐसे दो भाग करेंगे, क्या करेंगे दो भाग करेंगे, जिसकी गुणा करने पे 24 आ जाए, ठीक, और जिन्हें घटाने पे कितने आ जाए 5 आ जाए। तो ऐसे दो भाग कौन से हो जाएंगे 8 3, 8 तिया 8 की 3 से गुणा करो कितने आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। 8 माइनस 3 बराबर कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। तो यानी 24 के हम कितने कैसे गुणनखंड करेंगे, जिन्हें गुणा करने पे 24 आए और घटाने पे 5 आ जाए। तो क्या है 8 और 3, तो ये हो जाएगा 6 बाई स्क्वायर 8 माइनस 3 बाई माइनस 4 बराबर 0। ये हो जाएगा 6 बाई स्क्वायर माइनस, अब इस बाई की अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 8 बाई, ये हो जाएगा इस माइनस की इस माइनस से गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, प्लस के 3 बाई माइनस 4 बराबर 0। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। पहली वाली स्टेप में से हम क्या पहले की जो दो पद हैं इनमें से कॉमन लेंगे। इनमें से दोस्तों वही चीज हम कॉमन लेंगे जो दोनों तरफ कॉमन होती है। क्या होती है कॉमन होती है, कहने का मतलब वो चीज इधर भी हो और इधर भी हो, दोनों तरफ हो। अगर हम दोस्तों यहाँ से बाई ले रहे हैं तो यहाँ पे भी बाई है, यहाँ पे भी बाई है। मान लिया हम सपोज करो 6 ले ले, पर दोस्तों यहाँ पे 6 है पर यहाँ पे 6 नहीं है, तो इसका मतलब हम 6 नहीं लेंगे। तो हम क्या लेंगे दोस्तों, एक तो बाई तो आपको मिल जाएगा, क्यों बाई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, और साथ में आपको 2 भी मिल जाएगा, क्यों 2 3 6 2 चौक 8 होते हैं। तो यानी हमें 2 कॉमन में मिले हैं, तो हम लेंगे कॉमन 2 बाई कॉमन ले लेंगे। जब 2 बाई कॉमन ले लेंगे तो 2 3 6 ये हो जाएगा बाई। यहां से क्या कॉमन लेंगे 2 चौक 8 और बाई चला गया तो अंदर बचा 3 माइनस 4। अब देखो दोस्तों यहां से हम क्या चीज कॉमन लें, जो कॉमन लेने के बाद हमें सेम टू सेम ये मिल जाए जो हमने पहले कॉमन लिया था। देखो इसका मतलब हम 3 बाई में से यानी 3 बाई में से हम क्या चीज कॉमन ले जो हमें 3 बाई ही कॉमन मिल जाए, ठीक, यानी 3 बाई में से हम क्या कॉमन ले जो 3 बाई हमें मिले। तो हम 3 बाई में से हम 1 ले लेंगे, तो हम यहां से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 बाई माइनस के 4 बराबर ये। अब देखिए दोस्तों इधर 3 बाई माइनस 4 और इधर 3 बाई माइनस 4, दोनों पदों में 3 बाई माइनस 4 है, तो दोनों पदों में 3 बाई माइनस 4 क्या है कॉमन है, तो हम इसे ले लेंगे कॉमन। 3 बाई माइनस 4 इंटू 2 बाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक दोस्तों, अब हम क्या काम करेंगे दोस्तों इसमें, देखिए एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो हम कैसे करेंगे इसे, 3 बाई माइनस 4 बराबर 0, तो यहां से 3 बाई बराबर हो जाएगा 4, तो बाई बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक दोस्तों, और हमने बाई दोस्तों लिया क्या था, बाई हमने लिया था यहाँ पे, चलो अभी उसको भी 0 के बराबर कर दो। ठीक, अब क्या करेंगे 2 बाई प्लस 1 बराबर 0, तो 2 बाई बराबर -1, बाई बराबर -1/2 हो गया। अब हमने दोस्तों बाई बराबर क्या लिया था, ये तो बाई का मान आया, कोई एक्स का मान थोड़ी आया, पर आपके सवाल में क्या है एक्स है, तो हमें एक्स का मान निकालना है। तो बाई का मान हो जाएगा 2x प्लस 5 बटे x प्लस 1 बराबर 4/3। यहां से हम दोस्तों कैंची गुणा कर देंगे, कैंची गुणा करेंगे 3 दूनी 6x 3 पंजे 15 बराबर ये हो जाएगा 4x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, 4x को इधर ले आओ तो हो जाएगा 6x माइनस के 4x हो गया। 15 को हम उधर ले जाएंगे तो ये जाए 4 माइनस 15 हो जाए। 6x में से 4x गए कितने बचे 2x, इधर बचेंगे -11, तो x बराबर -11/2। एक तो आपका x का मान ये आएगा, एक इधर भी करो 2x प्लस 5 बटे x प्लस 1 बराबर -1/2 हो जाएगा। कैंची गुणा करो तो हो जाएगा 2x प्लस 10 बराबर -x -1, क्यों -1 है तो -1 की हम इससे पूरे से गुणा करें
तो माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, x को इधर ले आओ, 10 को उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस x। जब x इधर आएगा दोस्तों तो प्लस का हो जाएगा, और जब 10 उधर जाएंगे तो काय को जाएंगे, माइनस को जाएंगे। 4x और x कितने हो गए, 5x हो गए, बराबर माइनस के 11 हो गए दोस्तों। x बराबर माइनस 11/5, ये x का दूसरा मान आ गया। इस तरीके से आपकी दो घात समीकरण को हल हो गई दोस्तों, जिनके मान x बराबर माइनस 11/2 और x बराबर माइनस के 11/5 आ गया। ये दोस्तों थी आपकी दो घात समीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर हाल में 6 नंबर में है पूछा जाता है। और ये सवाल नहीं आएगा दोस्तों तो इस तरीके के सवाल परीक्षा में जरूर आएगा, जो आपको लाल लाल से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखने को मिलेगा, वो भी 6 नंबर में। अगर आपने दोस्तों ये सवाल को आपने तैयार कर लिया है तो मान लो आपके 6 नंबर पक्के हैं, किसी हाल में भी नहीं कट सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल 3 और -5 है। अभी तक दोस्तों आपको समीकरण दी जाती थी तब आपको मूल ज्ञात करने थे, अब आपको मूल दिए हैं तो आपको समीकरण ज्ञात करनी है। जब दोस्तों आपको मूल दिए गए हो तो द्विघात समीकरण हम ज्ञात करते हैं, उसका एक फार्मूला होता है, वो हम ये आपको बता रहे हैं। तो हम इसका लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण के मूल बराबर कितने हैं, 3 और -5। यही तो है समीकरण के मूल, 3 और -5 है। ठीक, यहां से हम देखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, योगफल का मतलब यानी अल्फा प्लस बीटा जो आप कहते हो, क्या हो जाएगा, 3 प्लस के -5 बराबर 3 -5 बराबर -2। अब यहां से हम देखेंगे मूलों का गुणनफल। गुणनफल जिसे आप कहते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 गुणा -5 बराबर -15। ये दोस्तों आपका मूलों का गुण योगफल आ गया, ये आ गया गुणनफल आ गया। अब आपको दो घात समीकरण निकालें, तो दो घात समीकरण कैसे निकालेंगे, दो घात समीकरण का फार्मूला होता है जब आपकी मूल दी हो तो क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होता है समीकरण का सूत्र। जब आपके मूल दिए हो तो आपको समीकरण ज्ञात करनी होती है, तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं ये x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, बस इस समीकरण में दोनों के मान रख देंगे, मूलों का योगफल रख देंगे, मूलों का गुणनफल, आपकी दो घात समीकरण आ जाएगी। तो ये हो जाएगी x² माइनस मूलों का योगफल कितना, -2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल कितना, -15 बराबर 0। x², ये वाला माइनस इस वाले माइनस से गुणा होगी तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस के 2 x हो जाएंगे। अब ये देखो दोस्तों, ये प्लस इस माइनस से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस के 15 बराबर 0। यही दोस्तों आपकी दो घात समीकरण हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप हम दोस्तों आशा कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों धम्म IN, जिसमें मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जा रही है दोस्तों। अगर दोस्तों आगे आने वाली वीडियो देखना चाहते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।